दोस्तों, आमतौर पर हम सब लोग कला, संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे इस प्रदेश की तमाम उन चीजों को बचाने की बातें सुनते हैं, कई सारे मंचों पर भाषण सुनते हैं, लेकिन असल जीवन में हमारी उस संस्कृति, कला को, हमारे पहनावे को जो आज की तारीख में भी इस डिजिटल युग में, इस आधुनिक दुनिया में बचाकर बैठे हैं, वो है हमारा देवासी समाज, हमारा राइका समाज। और पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो राइका समाज के साथ साथ कई ऐसे समाज हैं जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के जो समाज के लोग हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका दारमदार संभाल रहे हैं, उनके लिए आगेवान हो रहे हैं लालजी भाई राइका, जो लगातार आप लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए इनसे समझते हैं कि क्या देवासी समाज किस तरीके से आज के इस दौर में काम कर रहा है, साथ ही साथ इनको सड़कों पर जो संघर्ष करना पड़ रहा है उससे इनको क्या अभी तक फायदा मिला है या फिर ये लोग क्या चाहते हैं। लालजी भाई, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और सबसे पहले हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि आपका परिचय एक बार पुनः से उनके साथ हो जाए। तो मेरा जो मूल गांव है वो कोलीला है, बहर रोड के पास में कोलीला। लेकिन मैं 10वीं पास करके जयपुर में आ गया था, तो जयपुर में मेरी स्टडी हुई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं बैंक पीओ के रूप में ज्वाइन किया गुजरात में, और उसके बाद एक्सिस बैंक में आया। मैं गुजरात का हेड रहा, एमपी का हेड रहा, और मेरी लास्ट पोस्टिंग कोलकाता में थी, जहाँ पे मैं 14 स्टेट का रीजनल हेड था। वहाँ से मेरी सर्विस को भी बाकी था 3-4 साल पहले, वहाँ मैंने क्विट करके और पब्लिक लाइफ में आया। और पब्लिक लाइफ में ऐसे मुद्दे उठाए जो ऐसे लोगों के लिए थे जो इनविजिबल थे, कि जिसको लोग देख नहीं पाते हैं और जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती है। उसमें जस्ट एक मुद्दा था, सेव कैमल मूवमेंट हमने चलाया, कैमल की संख्या कम होती जा रही है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है डीएनटी। तो डीएनटी का जो फुल फॉर्म है वो डिनोटिफाइड एंड नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक ट्राइब्स। इसमें राजस्थान में, पर्टिकुलरली राजस्थान में 32 कम्युनिटीज रिकॉर्डेड, सरकारी रिकॉर्ड में तो 32 कम्युनिटीज हैं। वैसे 52 कम्युनिटीज इस वर्ग में आती है। तो जो डीएनटी का जो वर्ग है उसके लिए 1952 में ये पहले नोटिफाइड थी, जिनको सीटीए एक्ट के तहत क्रिमिनल कास्ट बोला जाता था, कुछ कास्ट को। उसके बाद में 52 में ये कानून हटा तो डीनोटिफाइड। उसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कुछ आयोग बनाए, जैसे रेणके आयोग बनाया, फिर इदाते आयोग बनाया। रेणके आयोग ने बोला कि भाई इनके लिए सेपरेट आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड कम्युनिटीज है, सबसे निचला वर्ग है। इसलिए बड़ी कम्युनिटीज़ के साथ में रखोगे तो ये कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका जो रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन के तहत आप ना उनका एक कोटा निश्चित कीजिए। इदाते आयोग बैठा तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई सब कोटा होना चाहिए। इदाते आयोग बीजेपी गवर्नमेंट ने बैठाया, रेणके आयोग कांग्रेस गवर्नमेंट ने बैठाया। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई एक गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली कोई आयोग बैठा और उसने जवाब दी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 1992 में इंदिरा स्वानी केस में भी ये डिसीजन दिया गया कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी, कि जो ओबीसी में जो आरक्षण है उसके 3 भाग होने चाहिए, ए, बी और सी। ए में डीएनटी वर्ग आना चाहिए, बी में दस्तकर ग्रुप आना चाहिए, और सी में कृषक और लैंडलॉर्ड ग्रुप आना चाहिए। यही रिकमेंडेशन बाद में ईश्वरप्पा जो आयोग था ओबीसी का, उन्होंने भी सेम रिकमेंडेशन किया। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑलरेडी ये एबीसी कैटेगराइज है आज की तारीख में। तो ये कैटेगराइज संभव है। इसी आधार पे हम 2 साल से ये डीएनटी का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। बालराई आंदोलन के बाद में सरकार से बातचीत भी हुई। आपने देखा बालराई में जो आंदोलन हुआ, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में क्लैश भी हुआ। उसके बाद में सरकार झुकी, उन्होंने बातचीत की। बातचीत में हमने सारे प्रेजेंटेशन उनको दिए कि सब क्लासिफिकेशन ये पॉसिबल है और बाकी स्टेट में है। और सेकेंडली उनके लिए घर, पट्टा, ज़मीन। आप देख रहे हैं कि जो डीएनटी कम्युनिटीज़ है
70% जो कम्युनिटी है वो या तो गैर आबादी भूमि में है, या गांव की पेरिफेरी में है, या फिर चारागाह भूमि में है, लेकिन उनके पास अभी भी मूविंग कम्युनिटी है, कोई घर नहीं। इसलिए हमने घर, ज़मीन और पट्टा की भी उनसे डिमांड किया। सेम 10% हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी हमने मांग की, जो आयोगों द्वारा रिकमेंडेड है ऑलरेडी, कि भाई ये जो कास्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग बिखरी हुई है, एक जगह पे सीमित नहीं है, तो एक साथ वोट नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए जो आप रिजर्व कैटेगरी में रखेंगे तो इनका नंबर आएगा। तो ये हमारी 3 मांग है मेन। एक 10% आरक्षण, नंबर 2 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन, नंबर 3 घर, पट्टा और ज़मीन, और एक चौथी मांग जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है जातिगत विसंगतियाँ। अभी ये जाति में जो 32 बता रहा हूँ, ये जो अंग्रेज लेके गए वही जातियों के नाम लिखे हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा अशोक जी कि अंग्रेज कम्युनिटी के साथ में प्लूरल वर्ड लिखते थे, जैसे रेबारी, रेबारीज, ऐश लगाया। ओके, अभी भी ऐश लगा हुआ है। ओके, जबकि हम लोग इंडिया में एक कम्युनिटी एक सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, रेबारी। तो सरकार ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, और जो भी पिछले लिखा हुआ है ना उसकी कोई जांच की कि भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे समाज, योगी समाज के 10 नाम हैं, रायका के 3 नाम हैं, तो अभी रेबारी लिखा हुआ है, देवासी और रायका नहीं लिखा हुआ है, तो उनके सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे, जैसे मीरासी समाज है, वो भी घुमंतु समाज है, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया है। तो और भी बहुत सारे घुमंतु समाज है, ओड समाज है, मीरासी समाज है, जो उस कैटेगरी में नहीं है। तो हमने क्या कहा है कि भाई जो जातियाँ छूट गई है उनको भी इंक्लूड कीजिए, और जो एग्जिस्टिंग है उसके नाम में विसंगतियाँ दूर कीजिए। तो लालजी भाई, लगातार आप ये संघर्ष कर रहे हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, अब अड़चन कहाँ आ रही है? क्योंकि कोई हल होता दिखा नहीं अब सड़कों के संघर्ष के बावजूद। करेक्ट। तो हमने जो 5 दिसंबर के बालरई आंदोलन के बाद जो हमारी सरकार से बातचीत हुई, पूरा हमने प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने बोला कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और ये मांगे सिंपैथेटिकली हम करेंगे। जैसे 78 लोगों पे केस भी उन्होंने बालरई में किया, तो पहला पॉइंट ये था कि भाई सारे केस विड्रॉ करेंगे, लिखा हुआ है मिनट्स में। ओके, 3 महीने का हमें समय दीजिए। हमने कहा हमें 1 महीने का देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे ओटाराम जी बोले कि 2 महीने का दीजिए, वो भी मीटिंग में थे। तो हमने फिर भी, सरकार ने 3 महीने का लिखा, मैं चलो कोई बात नहीं, सरकार ने लिख दिया वेल एंड गुड। वी वेटेड फॉर 3 मंथ्स। तब 3 महीने के दौरान ही सरकार ने सोचा कि भाई ये हमें इनके हक और अधिकार तो नहीं देना है, और उनको पता नहीं क्या आइडिया है कि इनका दमन करना है। तो हमारे 6 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जमानत हम हाई कोर्ट से दिला के लेके आए, 18 दिन वो जेल में रहे। उसके बाद फिर 2-3 ऐसे वो अरेस्ट करते रहते थे। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। तो मतलब सरकार की कोई ऑनेस्टी नहीं है। अरे भाई किस पे विश्वास करेंगे? सरकार पे ही आपका विश्वास नहीं है तो किस पे विश्वास करेंगे? उसके बाद हमने जेल भरो आंदोलन शुरू किया जैसलमेर से, और 30 डिस्ट्रिक्ट में हमने जेल भरो आंदोलन किया, और करीब 21,000 किलोमीटर के हमने ये जो जेल भरो की यात्राएं हुई, 178 किलोमीटर हम पैदल चले। उसके बाद लास्ट में हमने जयपुर में आंदोलन किया। जयपुर आंदोलन में आपने देखा ही करीब 1.5 लाख लोग आए, और बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा ये था कि भाई अब की बार तो सरकार मानेगी ही, क्योंकि इतने सारे लोग हम लोग लेके आए। और ये अशोक भाई, ये पूरा जन आंदोलन था। जन आंदोलन क्यों है? उसकी 2 विशेषताएं हैं। एक, आदमी अधिकार समझ के खुद के पैसों से आए। तो ये लोग कोई हमने बस नहीं की, कोई उनके लिए सुविधा नहीं दी, खुद के पैसों से सब लोग आए। ठीक है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि इस तरह के जो आंदोलन होता है एक कम्युनिटी के होता है, जैसे गुजरों का आंदोलन हुआ, जैसे जाटों का आंदोलन हुआ। सबसे पहली बार ऐसा आंदोलन है जिसमें 52 कम्युनिटीज़ ने सबने साथ लिया। तो इट वाज नॉट ए कास्ट एजिटेशन, इट वाज ए क्लास। तो हिस्ट्री में सबसे पहला ऐसा जो आंदोलन है। तो उसके बाद 5-6 बजे तक सरकार से बातचीत रही, सरकार डिले करती रही।
हमारे भिक्कू जी और बाकी जो लोग नेगोशिएशन में थे, दोनों 4 बजे तक खींचा, हम मुख्य सचिव से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके मन में इंटेंशन उनका ख़राब था। इसलिए 6 बजे उन्होंने, जैसे ही 6 बजे हम लोग सब बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण था, अनुशासित थे, 6 बजे उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए, पथराव किया, डंडे चलाए, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, बच्चों पे, बहुत सारे लोग घायल हुए। हमने काफ़ी तस्वीरें दी है। मुझे गिरफ्तार किया गया और हमारे दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, रतन जी को। तो उनका मकसद था कि भाई कुछ देना नहीं है, आंदोलन को कुचलना है। उसके बाद 3 दिन मेरे को हमें नज़रबंद रखा, मुझे और रतन जी को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पचपदरा में आने वाले थे। तो हमें लगा चलो भाई ये तो पावरफुल एजिटेशन है, जिससे प्राइम मिनिस्टर भी डर रहा है कि हमें नज़रबंद बनाया गया। 4 तारीख को उन्होंने हमें छोड़ा। उसके बाद में बोला कि 9 तारीख को बातचीत करेंगे। मैं ऑनेस्टी की बात बता रहा हूँ अशोक आपको कि सरकार कितनी ऑनेस्ट है। 9 तारीख को हम लोग बातचीत करेंगे। 9 तारीख को हमने पूछा कि भाई बातचीत का क्या रहा, बोला नहीं हमारा तो इंटरनल डिस्कशन है। इंटरनल डिस्कशन में क्या हुआ, नो अपडेट। तो हमें लग गया कि भाई सरकार का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, और सरकार अहंकार ही है कि आप कुछ भी कर लो, हम तो नहीं करेंगे। जैसे जो दिल्ली में हुआ अभी कि कुछ भी कर लो लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। इसके बाद हमने 25 तारीख को रणनीति बनाई और अभी हम लोग एक साझा मोर्चा बनाया है, जिसके तहत वोट की चोट करेंगे, साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे जगह जगह पे, और वोट की चोट करके ही उनको बताना है कि हम लोग अपना हक और अधिकार छोड़ेंगे। लालजी भाई, हम लोग जब देखते हैं ऐसी तमाम चीज़ें, आरक्षण हमने पूरे स्टेट में देखे हैं, चाहे देश में आरक्षण की मांग को लेकर लोगों को सड़कों पर, रेल की पटरियों पर दंगे करते हुए देखें, लेकिन अभी तक डीएनटी समाज एक सभ्य तरीके से, अनुशासित तरीके से कर रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी पूरी बात बताई कि ये पूरा जो आपका स्टेप बाय स्टेप पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो अब पंचायती राज चुनाव है, आगे तमाम प्रकार के चुनाव आएंगे, तो अब ये डीएनटी समाज तैयार है कि कैसे हम लोग हमारा हक जिस तरीके से लेना होता है उस तरीके से लेंगे? करेक्ट, बिल्कुल तैयार है। अभी हमने 25 तारीख को रणनीति मीटिंग बुलाई कि जो सरकार 79 ईयर्स में जो नहीं कर पाई, इन कम्युनिटियों को एक जाजा पर नहीं बैठा पाई, वो हमने कि कोई उसको किस तरह से सोशल स्टिग्मा होता है, कोई उसको कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है, लेकिन सबसे पहली बार हमने सबको साथ में बैठा। तो अभी जो ये कम्युनिटीज बैठती हैं तो उनके मन में ये नहीं रहती मैं रायका हूँ, मैं योगी हूँ, एक ही लैंग्वेज रहता है कि हम लोग डीएनटी। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डीएनटी को हमने साथ में किया। अभी हमने एक दोस्त मॉडल बनाया, डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, क्योंकि जैसे उपवर्गीकरण है उसमें वंचित ओबीसी, एंड एस फॉर वंचित एससी, और टी फॉर वंचित एसटी, और प्लस एनी कम्युनिटी हु सपोर्ट अस। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ, आपको फैक्ट देना चाहता हूँ कि करीब राजस्थान में करीब 150 जातियों को रिजर्वेशन मिला हुआ। अभी 150 जातियों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन 15 जातियाँ को ही 50 से 60% बेनिफिट मिल रहा है, और बाकी समाजों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी वर्ग में हो, चाहे वो एससी वर्ग में हो, चाहे एसटी वर्ग में हो, चाहे ओबीसी वर्ग में। 90% वंचित है। हाँ, तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र है या अल्पतंत्र? ये तो कुछ ही लोगों द्वारा पूरे स्टेट का चलाया जा रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए कि जो कामगार हमारी जातियाँ हैं, हमने पूरा कैलकुलेशन किया मैंने कि जैसे वह 5 करोड़ समथिंग हमारे वोट, उसमें आप 200 एमएलए का भाग देंगे तो जिसके 2.5 लाख वोट हैं उसका एक एमएलए बनना चाहिए, उसका एमएलए बनना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि 60 से 70% कम्युनिटी का आज तक कोई एमएलए नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ, और कुछ कम्युनिटी के एमएलए हैं। अभी जैसे मान लीजिए सैन समाज, अभी वो 3 घर हैं, 4 घर हैं, लेकिन पूरा टोटल राजस्थान का मिलाएंगे तो कम से कम 7-8 लाख वोट होंगे उनके। ऐसे सोनी समाज, ऐसे योगी समाज का आज़ादी से लेकर अभी तक कोई एमएलए नहीं है। बंजारा समाज का कोई एमएलए नहीं है, गाड़िया लोहार का कोई एमएलए नहीं है। तो कहने का मतलब भाई हम लोकतंत्र कैसा बना रहे हैं, इनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वही हो गया, जंगल राज हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर हम क्यों संविधान की बात कर रहे हैं, क्यों लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्यों वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं?
लाल जी, अभी हमने दिल्ली में देखा कि जैन जी हैं वो एक्टिव हैं अपने हकों को लेकर, जिस तरीके से हम तमाम चीज़ें देखी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। तो क्या इस प्रकार की चीज़ें अब देश में हर जगह जहाँ पर मांग लोगों की है, जो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर, तो वो क्या ज़रूरी हो गया है? हाँ अशोक जी, आपको एक प्लीजेंट मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ कि वहाँ जो दिल्ली में सबसे पहले कोई वहाँ जंतर मंतर पे गया तो मैं था। हम हाँ कि 16 तारीख को हम लोग वहाँ पे गए, सोनम वांगचुक से भी मिले और मैंने वहाँ पे स्पीच भी दिया कि भाई जो बच्चे हैं वो किसी कम्युनिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। नीट का बच्चा, आपका भी बच्चा डॉक्टर के एग्ज़ाम दे सकता है, हमारा बच्चा भी दे सकता है, तो ये सब के लिए है। नंबर 2, जो मैंने यहाँ पे जो हमारे साथ दमन हुआ, वो दमन की आवाज़ हमने वहाँ पे उठाई कि भाई इस तरह का दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे DNT की आवाज़ भी जंतर मंतर से उठाई जाए। और वहाँ पे देख के मुझे लगा, पहले लोग कह रहे थे 200 आदमी आ रहे हैं, 400 आदमी आ रहे हैं, वहाँ देख के लगा, हम गए तो वहाँ पे करीब 2000 लोग थे। अच्छा। हाँ, और 2000 लोग से मुझे लग गया कि आंदोलन सफल होगा, क्योंकि वो दिल्ली में क्या 3 घंटा रुकेगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर 3 घंटे रुकेगा, दूसरा आ जाएगा। तो मैंने बोला कि 2000 नहीं 10,000 ठीक है। 2000 तो अगर कोई एक दिन के लिए आए तो वो होता है, बाकी तो हर 3-4 घंटे में आपका रिफिलिंग हो रहा है। तो ये आंदोलन सफल होगा। और आपने देखा कि प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। मैं दोनों आंदोलन की सिमिलरिटी बता रहा हूँ आपको। हमारा आंदोलन भी सफल होगा क्योंकि सरकार ये चाहती है। वहाँ पे भी सरकार ने इग्नोर करने की कोशिश की। वो आंदोलन तेजी से पकड़ा जब सोनम वांगचुक को उन्होंने रात को उठाया। उसके बाद पूरे देश में फैला और तब सरकार को लगा कि हमें बातचीत करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों आंदोलन की सिमिलरिटी कि संवाद बहुत इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र। आप चाहे छात्र हों उनसे संवाद नहीं कर रहे हैं, चाहे DNT वर्ग हो उससे संवाद नहीं कर रहे हैं, और दादागिरी दिखा रहे हैं कर लो जब कर लो, हम नहीं करेंगे, तो वो तो तानाशाही तो चलने वाली नहीं है। एक न एक दिन उनको बात माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल, लाल जी भाई ने तमाम चीज़ें बताई और देखने वाली ये बात होगी कि आगे DNT समाज के लिए किस तरीके से इनको संघर्ष इनका देखने को मिलेगा और कैसे इनकी सफलता होगी, वो तमाम भविष्य गर्भ में है। अब हम बात करेंगे हमारे इस क्षेत्र की, मारवाड़ की, राजस्थान की, और खासकर देवासी, रेबारी, रायका समाज की। आज भी उसी संस्कृति को बचाकर बैठने वाला कोई समाज है, पहनावा हो, चाहे उनके रीति रिवाज हो, तमाम चीज़ें, किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और ये कितना ज़रूरी है? तो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो आपकी जो संस्कृति और एक आपका ऑक्यूपेशन। ठीक है, आज यदि कोई ऊँटों का रक्षक है तो 90% देवासी समाज। यदि राजस्थान में ऊँट जीवित हैं तो क्रेडिट गोज टू देवासी समाज। नंबर 2, जो शिप हर्डर्स हैं, आज भी जो माइग्रेंट करते हैं और MP जाते हैं, आपने देखा होगा 70-80% वो देवासी समाज। तो एक ऑक्यूपेशन है, उसको हम सोच सकते हैं कि यार ये तो वो तकलीफ हो रही है, ये हो रही है, लेकिन दूसरे एंगल से पॉजिटिवली सोचें तो हमने उनको प्रोटेक्ट किया है। यदि यही बात यूरोप में होती तो सब ऊँट वालों को उनको सब्सिडी मिलती। सही कह रहे हैं कि भाई आप है ना जो डिक्लाइनिंग जो स्पीसीज हैं उनको आप बचा रहे हैं। ऐसे ही जैसे अभी वहाँ पे जाते हैं, अभी सेंचुरी बना देता है, उनको बाहर कर देता है, कल से मत आना, परसों मत आना। दे आर स्टेक होल्डर्स, उनको वन को जो ग्रो करने में उनका भाग है। इसलिए ये ऑक्यूपेशन है जहाँ पे हमने ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बचा के रखा है, जो प्रकृति के लिए, इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 आता है जो कल्चर, जो से ड्रेस है, जैसे हमारी जो पगड़ी है और बाकी शादी विवाह में जो कस्टम्स है, उसको भी उन्होंने बचा के रखा है। मैं इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग थिंग इसलिए बताता हूँ कि जो सॉन्ग्स हैं वो सॉन्ग्स परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। तो यदि कोई राय का सॉन्ग गाता है तो उसका सॉन्ग डिफरेंट होगा, यदि कोई दूसरा कम्युनिटी गाता है तो उसका डिफरेंट होगा। लेकिन उनको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी तक सॉन्ग जो ओरल ट्रेडिशन में जो चल रहा है, एक दूसरे से आगे जाते हैं, तो वो भी हमने संस्कृति को बचा के रखी है। और जहाँ भी जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति को लोग अप्रिशिएट करें। आपने देखा सारनेश्वर महादेव में पूरा ट्रेडिशनल वो ड्रेस में आते हैं। तो ये हुआ हमारा संस्कृति का पार्ट। वी आर प्रोटेक्टर ऑफ द कल्चर आल्सो।
बिल्कुल। अब हम इस अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। बीते दिनों हमने देखा कि बाड़मेर में एक आयोजन हुआ था मूल ओबीसी का, और वहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में लोग। तो क्या मैसेज ये बाड़मेर, वहाँ पर थे, तो क्या मैसेज इससे जाता है तमाम उन राजनीतिक लोगों को भी, सरकार को भी, और जो जिम्मेदार बैठे हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं उन लोगों को? मूल ओबीसी अभी जैसे जैसे एकता उनमें हो रही है, अभी वो समझ रहे हैं कि भाई हमारे भी राइट्स हैं, हमारे बच्चों के भी राइट्स हैं। तो यदि राइट्स लेने के लिए, क्योंकि ओबीसी में जो कास्ट है वो छोटी छोटी कास्ट है, और जो संबल कास्ट है वो उनका लार्ज नंबर है, तो हाउ दे कैन कम्पीट विद दैम। तो यदि राइट्स लेने हैं तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। कल भी जो फंक्शन में ये बात हुई, मैंने भी स्पीच दिया कि भाई सब क्लासिफिकेशन और रिजर्वेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद में भी एक छोटी मीटिंग हुई, उसको मैंने फैक्ट दिए पूरे कि भाई यदि अपने को लोकतंत्र लेके आना वाकई में, और यदि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। हमने एक साझा मोर्चा बनाया। साझा मोर्चा भी जो पंचायत इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे ना। कांग्रेस को भी हम लोग, बीजेपी को भी हम लोग बायकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हमें अधिकार देने की जो लाठियाँ दी है। कांग्रेस को भी हम बायकॉट करेंगे क्योंकि दे आर नॉट रेजिंग अवर वॉइस, हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। चाहे विधानसभा हो, वो कह नहीं रहे हैं भाई आपकी जो ये डिमांड्स है पूरी है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है, बायकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस, और हम लोग एक साझा मोर्चा बनाएं जिसमें अपने मूल ओबीसी, अपने SC ST जो वंचित वर्ग है, ये सब लोग इकट्ठा होके पहले सरपंच जिताएंगे, पंचायत समिति सदस्य जिताएंगे, और आगे का फिर रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल, रणनीति साफ है और इच्छा, इनका जो इरादा है वो नेक है कि हम हमारा हक जिस तरीके से लेना होगा वो लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम राजनीतिक ये लोग जो हैं वो इन लोगों की कब बात सुनेंगे और कब ये अपने काम को लेकर आगे बढ़ेंगे।